क्या दोस्तों आपको पता है ओणम किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? एनटीपीसी ने किस राज्य में तैरती हुई सौर परियोजना शुरू की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जीके 2020 टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और यह डिस्क्रिप्टिव वाली जो फाइल है वो आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन वाली जो फाइल है उनकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किस राज्य में तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत की? हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश राज्य में तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत कहां की है? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह एनटीपीसी ने तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में की है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहां पर? विशाखापत्तनम में सिंहाद्री ताप विद्युत केंद्र के जलाशय पर दोस्तों यह तैरती हुई सौर परियोजना शुरू की गई है। और यह परियोजना की क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली पहली सौर परियोजना भी है। और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस तैरती सौर परियोजना को एक एंकर के रूप में डिजाइन किया गया है जो 75 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। और इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। कितनी? 1 लाख से अधिक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल के जरिए बिजली पैदा करने की क्षमता है। और इससे न केवल लगभग 7,000 घरों में बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि इससे प्रति वर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो यह सबसे बड़ा फायदा है। क्या? 7,000 से अधिक घरों में बिजली भी उपलब्ध होगी और साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं होगा। और यहां जब हमने जिक्र किया है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी कुछ मंथ पहले भी करंट अफेयर में आया था। क्यों? तो देखो, एनटीपीसी की सहायक शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, क्या? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की भी इजाजत दे दी है। क्या? हमारे नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी की एक सहायक शाखा है जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उनको हमारे भारत देश में सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है। लेकिन यह प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनटीपीसी की यह सहायक कंपनी सोलर पार्क कहां बनाएगी? यह कंपनी सोलर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा और बीघाकोट गांव के बीच बंजर जमीन पर बनाएगी। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा और बीघाकोट के गांव के बीच जो बंजर जमीन है वहां पर यह पार्क स्थापित किया जाएगा। और इस पार्क में सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियों को जमीन पहले ही दी जा चुकी है। और एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिंहाद्री ताप बिजली प्लांट के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा तकरीबन 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर भी शुरू किया है, जिसको लेकर यह करंट अफेयर में आया है। और इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप बिजली प्लांट के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर भी काम चल रहा है। तो यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि एनटीपीसी तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप बिजली प्लांट के जलाशय पर कितना? 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर भी काम कर रहा है। और दोस्तों इसी तरह
हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ओणम निम्न में से किस राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है? दोस्तों, यहाँ जो लेडीज है, पहनावे के जरिए साफ पता चल जाता है कि यह कोई साउथ का ऐसा राज्य है जहां पर यह ओणम का त्योहार बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। व्हाइट साड़ी में इमेज में आप देख सकते हैं, पता चल गया। वेरी नाइस, आपका लॉजिक बहुत ही अच्छा है। ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और यहां जिक्र किया गया है ओणम त्योहार का, जो केरल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है। तो केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम कृषि पर्व कहलाता है। क्या? ओणम एक कृषि पर्व कहलाता है। और ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने, तो मलयालम कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा है? चिंगम। चिंगम से यह ओणम का त्योहार शुरू होता है, इसीलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष भी कहा जाता है। क्या? मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष भी कहा जाता है। और केरल वासी धर्मराज महाबली की यात्रा का भी जश्न मनाते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो पिछले साल जब ओणम का त्योहार आया था, तब मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था, टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले किस उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है? इमेज आप देख सकते हैं, टाइगर डांस दोस्तों केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या? यह टाइगर डांस। और टाइगर डांस के लिए एक और भी शब्द का यूज किया जाता है जिसका नाम है पुलिक्कली। क्या? पुलिक्कली या टाइगर डांस में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग से बाघ या शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। इमेज आप देख सकते हैं, तो इसे ही बोलते हैं टाइगर डांस। किस अवसर पर किया जाता है? ओणम के त्योहार पर। तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हाल ही में असम राज्य में यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू होने जा रही है, यानी कि असम राज्य के द्वारा इस योजना का स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए करंट अफेयर में आया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटना। क्या? खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटना इस योजना का सबसे पहला उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। असम सरकार राज्य में 23 अगस्त यानी कि आज से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करेगा। कौन? असम राज्य आज 23 अगस्त को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करेगा। और इस योजना के तहत कितने परिवार लाभान्वित हो गए? तकरीबन 2,50,00,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। और असम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य मंत्री कौन है? रंजीत कुमार दास ने यह बात बताई है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से, तो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह वर्ष भी याद रख लीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद से सार्वजनिक वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में लाया गया एक दूरगामी सुधार है। और यह बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। और सतत विकास लक्ष्य 2 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 वर्ष 2030 तक भूखमरी की समाप्ति। दोस्तों, हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यांक भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करना है। तो इसके तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में यह योजना मदद करेगी। चौथा क्वेश्चन, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता? इमेज आप देख सकते हैं, भारत देश के एक धावक जिसका नाम है अमित खत्री। और अमित खत्री ने हाल ही में जारी अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिल्वर मेडल जीत लिया है अमित खत्री ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है?
केन्या की कैपिटल नैरोबी में किया गया है। और यह क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में। और कभी कभी इसी तरह के बैनर को भी ध्यान से पढ़ लेने से एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स मिल सकता है। यहां पर लिखा है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है? नैरोबी में। और अमित खत्री ने किस इवेंट में रजत पदक हासिल किया है? तो याद रखो, हमारे भारत देश के अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल में हमारे भारत देश को रजत पदक दिलाया और देश का गौरव भी बढ़ाया। और अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल 42 मिनट और 17.49 सेकंड में पूरी की है। और इस प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है, क्योंकि जब पहला पदक आया था तब भी मैंने आपको बताया था। इससे पहले भारत ने 4 गुना 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था। कौन सी इवेंट में? 4 गुना 400 मीटर दौड़ में, और वो भी दोस्तों मिश्रित युगल में। ओके, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इमेज आप देख सकते हैं, हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया है। तो हमें यहाँ यह याद रख लेना है कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साथ साथ वो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। और हाल ही में लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया है। और वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने बताया कि सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ है। और कल्याण सिंह 89 वर्ष के थे। किसके कारण निधन हुआ है? सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को यानी कि आज ही शाम नरोरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। और कल्याण सिंह अपने कठोर प्रशासन और अक्कड़ स्वभाव के कारण हमेशा याद किए जाएंगे। 6वां क्वेश्चन, एशिया प्रशांत देशों में जनवरी से जुलाई 2021 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एशिया प्रशांत देशों में दोस्तों जनवरी से जुलाई 2021 के बीच यह वेंचर कैपिटल फंडिंग में हमारा भारत देश दूसरे स्थान पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। प्रमुख डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत के स्टार्टअप को वर्ष 2021 में जुलाई तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली है। और एशिया प्रशांत देशों में जनवरी से जुलाई 2021 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। यानी कि चीन यह वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में पहले स्थान पर है और हमारा भारत देश दूसरे स्थान पर रहा है। और ग्लोबल डेटा के वित्तीय सौदों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता लगता है कि जनवरी से जुलाई 2021 के बीच भारत में 828 वेंचर कैपिटल फंडिंग से संबंधित सौदे हुए हैं। 7वां क्वेश्चन, हर साल विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। यानी कि कल ही श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, और यह प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रावण पूर्णिमा। 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है। तो दोस्तों यह भी हमें याद रख लेना है कि इस साल 2021 में 19 अगस्त से 25 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। और 2021 में संस्कृत 22 अगस्त 2021 को मनाया गया। क्या? संस्कृत दिवस इस साल कब मनाया गया है? 22 अगस्त 2021 को मनाया गया, मतलब कल ही मनाया गया। और इनसे जुड़े हुए 2 और भी क्वेश्चन याद रख लो। विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
संस्कृत के पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना, यह दिवस मनाने का पर्पज है। कौन सा पर्पज है? संस्कृत के पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना। और भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला कब किया? दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने 1969 में यह दिवस मनाने का फैसला किया। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के दिवस को संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और यहाँ जब प्राचीन संस्कृत भाषा का जिक्र किया गया है तो उनके बारे में भी आप जान लो कि यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। किसको? संस्कृत को हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। और संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है और इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। ओके, तो यह है भारत की विरासत। 8वां क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में कौन सबसे ऊपर रहा? हुरुन ग्लोबल 500 की यह सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के वर्ष में टॉप पर कौन रहा है? एप्पल टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एप्पल कंपनी। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। कौन? एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। दूसरे स्थान पर रही है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर है अमेजॉन और चौथे स्थान पर है अल्फाबेट, तो पांचवें स्थान पर रहा है फेसबुक। क्लियर? ओके, तो दुनिया की शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियों की बात करें तो एप्पल पहले स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर, अमेजॉन तीसरे स्थान पर, अल्फाबेट चौथे स्थान पर, फेसबुक 5वें स्थान पर और टेंसेंट यह 6ठे स्थान पर रही है। और यह सभी अपरिवर्तित रही है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और विश्व स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली 243 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है अमेरिका। कौन? पहले स्थान पर अमेरिका, इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, ब्रिटेन चौथे स्थान पर रहा है, जबकि भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। और भारत की बात करें तो भारत में टॉप पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी दोस्तों संपत्ति है 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसी संपत्ति के साथ यह रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें स्थान पर है और इस सूची में यानी कि भारत के मामले में यह रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर है। 9वां क्वेश्चन, नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नियो कलेक्शंस नाम से एक डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो छूटे हुए ऋण चुकौती के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके साथ गठजोड़ किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए यह नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और डिजिटल पुनर्भुगतान मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना। और यहां जिक्र किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? उदय कोटक। 10वां क्वेश्चन, किस देश के मेरिनो भेड़ को परिधानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे नरम और बेहतरीन ऊन के लिए जाना जाता है? इमेज में आप देख सकते हैं मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यह मेरिनो भेड़ करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, ऊन के आयात की बढ़ती मांग के बीच उत्तराखंड में गडरियों को वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ के साथ इस क्षेत्र में देशी भेड़ों के
क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मेमनों का एक समूह प्राप्त होगा। क्या? हमारे भारत देश के भेड़ और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मेमनों का एक समूह प्राप्त होगा, जिसके जरिए हमारे भारत देश में ऊन का उत्पादन किया जाएगा। और भारत ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या? हमारा भारत देश ऊन का 7वें नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 2 से 3% हिस्सा है। और 64 मिलियन से अधिक भेड़ों के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी वाला देश भी है। तो हमारे भारत देश में भेड़ की संख्या कितनी है? 64 मिलियन से अधिक है। और भारत का वार्षिक ऊन उत्पादन 43 से लेकर 46 मिलियन किलोग्राम के बीच है। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा नारायण कोटि मंदिर किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रहा यह नारायण कोटि मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। लेकिन यह नारायण कोटि मंदिर करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को केंद्र की धरोहर गोद ले यानी कि एडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह नारायण कोटि मंदिर को एडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है नारायण कोटि मंदिर। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। और धरोहर गोद ले यानी कि एडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस परियोजना को 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। और यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का एक समन्वित प्रयास है। और नारायण कोटि मंदिर का जिक्र किया गया है तो हमारे भारत की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए यह मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। इमेज आप देख सकते हैं, प्राचीन मंदिरों का एक समूह है जो रुद्रप्रयाग गौरी कुंड राजमार्ग पर गुप्त काशी से लगभग 2 किलोमीटर दूर अवस्थित है। और यह देश का एकमात्र स्थान है। क्या? यह नारायण कोटि मंदिर देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 9 ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित है। यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, 9 ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित है और 9 ग्रहों का प्रतीक भी इसे माना जाता है। और नारायण कोटि मंदिर के बारे में मैं आपके आगे बताऊं तो यह लक्ष्मी नारायण को समर्पित मंदिर है जो पांडवों से संबंधित है। और ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। क्या? यह नारायण कोटि मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने तुंगभद्रा बांध का दौरा किया। यह बांध किस राज्य में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह तुंगभद्रा बांध का दौरा किया। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। तो दोस्तों याद रख लो, तुंगभद्रा बांध इसका एक और भी नाम है, पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ एक बहुउद्देशीय बांध है। और इसका निर्माण वर्ष 1953 में डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर द्वारा किया गया था। दोस्तों जीके विथ हमारे इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से यह फैक्ट याद रख लो कि यह तुंगभद्रा बांध का निर्माण वर्ष 1953 में डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर द्वारा किया गया था। और तुंगभद्रा जलाशय में 101 टीएमसी यानी कि 101,000 मिलियन क्यूबिक फीट की भंडारण क्षमता है, जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 49.5 मीटर है। यह तुंगभद्रा बांध की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 49.5 मीटर है। और तुंगभद्रा नदी के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इमेज में आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है यह तुंगभद्रा, जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। और नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है पंपा। और यह नदी लगभग 710 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों कोई भी नदी की बात आए ना तो आपको याद रख लेना है कि इसका प्राचीन नाम क्या है और इसकी लंबाई कितनी है।
तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा, जिसकी लंबाई है 710 किलोमीटर। और तुंगभद्रा नदी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा, वर्धा और कुमुदावती। यह तुंगभद्रा की सहायक नदियां और पूर्व कृष्णा नदी में मिलने से पहले यह कमोबेश उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी प्रभावों पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी प्रभावों पर एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है WMO। और इस रिपोर्ट की बात करें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 हीटवेव, सूखा, वनाग्नि, चक्रवात और खाद्य असुरक्षा का वर्ष था। किसके लिए? लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए। इमेज में आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए। और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने अपनी 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला था। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह 192 देशों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है और भारत भी WMO का सदस्य है। और WMO की उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई थी, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था। और WMO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। कहां पर? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहा माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो एक हमें कंप्लेंट मिली है, यानी कि हमें रिक्वेस्ट किया है रेखा नीनामा ने। उन्होंने लिखा है कि सर टेलीग्राम चैनल पर जो आप CDR फाइल पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में हमें रिवीजन करना है, तो आप डेली अपलोड किया करो। तो अब हमारी तरफ से दोस्तों डे टू डे अपलोड की जाएगी, जिसकी वजह से आपको रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी। ओके, रेखा नीनामा, थैंक यू सो मच। और किंजल गामित, राजेश डांगर, हितेश पारगे, इन तीनों दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है हिमाचल प्रदेश का। तो जगदीश डाबे, कृष्णा पटेल और हस्मिता सोलंकी, तीनों दोस्तों ने हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर लिखा है। कृणाल पांडव, किंजल चावड़ा, राजेश बोरीचा और भावना तड़वी और उत्तम ओगानिया फ्रॉम सुरेंद्रनगर गुजरात से, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वीरभद्र परमार, महेश सापरा, जयंती चौधरी, निशांत शाह, पांडवाद्रा भारती और अमित जांगेड़, इन सभी दोस्तों ने भी अरुणाचल प्रदेश सही, हिमाचल प्रदेश सही आंसर दिया है। और पांडवाद्रा भारती, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और राज्य का नाम है तो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है उनके बारे में भी जरूर लिखिएगा। ओके, कल मिलेंगे तब इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।